ओके, तो डिस्कस करते हैं कि एक ट्रेडर बनने के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं और कैसे उन पे काम किया जाए। ठीक है, तो एक ट्रेडर जो होता है उसको ट्रेडिंग एक अच्छे लेवल पे करने के लिए चार चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। पहली चीज़ होती है टेक्निकल एनालिसिस, कि एक इंस्ट्रूमेंट है उसको किस तरीके से एनालाइज किया जाए कि क्या बिहेवियर इसका इन फ्यूचर होने वाला है। तो इसका जो वेटेज होता है जस्ट 25% होता है। ठीक है, अगर तुमको एक टेक्निकल एनालिसिस आती है तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम ट्रेडर बन जाओगे और तुम मार्केट में पैसा छापना शुरू कर दोगे, ये ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो फिर दूसरी चीज़ें क्या आती हैं, तो इसको बोलते हैं कि ये ओनली 25% है। ओके, तो दूसरी चीज़ फिर आती है कि क्या कहते हैं, रिस्क कितना ले सकता है एक ट्रेडर जो है, वो रिस्क कितना ले सकता है, क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस जो है ऑल्सो डिपेंड कि एक बंदा रिस्क कितना ले सकता है अपना जो कैपिटल इम्प्लॉय कर रहा है उसमें। थर्ड चीज़ होती है कि हाउ पीसफुली यू कैन टेक द डिसीजंस, हाउ पीसफुली यू कैन make the decisions. Okay, so it is also 25%. Okay, fourth component comes, it is trade management. Okay, how you are, once you analyze the asset, how you are going in, at what point you are getting exit. Okay, if your trade analysis went to halfway to your target, what you are doing with the stop loss. So all those things include the 25%. ओके, तो अब बात आती थी कि टेक्निकल एनालिसिस में क्या, टेक्निकल एनालिसिस में अब जैसे क्या कहते हैं, दो तरीके की एनालिसिस होती हैं। अगर हम टेक्निकल एनालिसिस की ही बात कर रहे हैं तो पहली होती है कि प्राइस एक्शन लाइक कि प्राइस किस तरीके से बिहेव कर रहा है। ठीक है, तो उसमें टोटल 4 कंपोनेंट होते हैं। तो पहला कंपोनेंट होता है तुम्हारा प्राइस, कि प्राइस किस तरीके से बिहेव कर रहा है। दूसरा होता है वॉल्यूम, और तीसरा होता है तुम्हारा ट्रेंड लाइंस। चौथा होता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन। ठीक है, तो इन चारों के बारे में हमें स्टडी करना पड़ता है कि किस तरीके से बिहेव कर रहे हैं, किस तरीके से काम कर रहे हैं। ठीक है, ओके, तो इसके बाद में दूसरी टाइप की जो टेक्निकल एनालिसिस होती है वो आ जाती है तुम्हारी इंडिकेटर बेस्ड। ठीक है, इंडिकेटर बेस्ड क्या होता है, तो इंडिकेटर बेस्ड में बेसिकली डिफरेंट तरीके की एक इंडिकेटर्स हैं, वो काम कैसे करते हैं पहले बात करते हैं उसके बारे में। ठीक है, एक स्टॉक का प्राइस जो है, ठीक है, उसको अगर हम कोई मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन लगाएं, उसके बाद में वो कुछ आउटपुट जनरेट करे। ओके, तो अगर वो आउटपुट जनरेट कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि कोई प्राइस को हम प्रोसेस करके उससे आउटपुट जनरेट कर रहे हैं यूजिंग सम मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन। मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन क्या है अभी हम उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, ये यूजली लैगिंग इंडिकेटर्स में आते हैं, क्योंकि प्राइस पहले हो चुका होता है, उसके बाद में हम प्रोसेस करके कुछ प्रिडिक्शन कर रहे होते हैं। ठीक है, जबकि प्राइस एक्शन जो है ये बेस्ड ऑन ह्यूमन फियर एंड ग्रीड है। तो उसमें क्या होता है, तुम्हारा आदमी कहाँ पे जाके डरेगा और कहाँ पे जाके उसे बाई करने के लिए हिम्मत आ जाएगी। ठीक है, तो इसको एक लीडिंग इंडिकेटर माना जाता है कि हम पहले ही पता कर पा रहे हैं कि मार्केट किस तरीके से बिहेव करेगा। जबकि जो इंडिकेटर्स होते हैं वो लैगिंग इंडिकेटर्स में आते हैं। जैसे मूविंग एवरेज हो गया, हम कैलकुलेट कर रहे हैं कि पिछले 14 डेज़ का एवरेज क्या है, उसके बेस पे हम डिसीजन कर रहे हैं कि मार्केट किस तरीके से बिहेव करेगा। RSI, ठीक है, रिलेटिव स्ट्रेंथ क्या चल रहा है मार्केट का। ठीक है, और वॉल्यूम क्या चल रहा है, अगर प्राइस इतना बढ़ा तो यहाँ से लाइक 100 से 105 रुपये पहुँचा, तो उसमें कितने ट्रेड हुए टोटल, तो ये होता है वॉल्यूम। ओके, उसके बाद आता है MACD, बॉलिंजर बैंड, स्टोकेस्टिक RSI, वॉल्यूम प्रोफाइल एंड सुपर ट्रेंड। और भी बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं जो डिफरेंट फॉर्मुलेशन पे काम करते हैं। ठीक है, तो अगर तुम्हें ये दो चीज़ें आ गई, प्राइस एक्शन किस तरीके से काम कर रहा है मार्केट में, जो कि फियर एंड ग्रीड पे डिपेंडेंट होता है, और ये लीडिंग इंडिकेटर माना जाता है क्योंकि हम एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस करके हम पता कर सकते हैं कि कहाँ पे मार्केट रुकने वाला है और कहाँ से तेज़ भागने वाला है। ठीक है, इंडिकेटर बेस्ड में हम बताए ऑलरेडी मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन है, कुछ प्राइस हमारे पास है, उसके बाद में हम उसको मैथमेटिक्स से प्रोसेस करके देख रहे हैं कि आगे क्या हो सकता है। तो ये क्या कहते हैं, प्राइस पहले ही हो चुका होता है, उसके बाद में हम देख रहे होते हैं।
ठीक है, तो ये लैगिंग इंडिकेटर है, बाद में एनालाइज कर रहे होते हैं हम प्राइस को। उसके बाद में ये भी 25% है, ठीक है, इसका भी जो वेटेज है 25% है। तुम्हें आना चाहिए कि एनालिसिस किस तरीके से करनी है। उसके बाद में दूसरा आता है रिस्क कैपेबिलिटी, क्योंकि जो हमारा ट्रेडिंग सिस्टम होता है ना, वो टोटली डिपेंडेंट होता है रिस्क एंड रिवॉर्ड बेस्ड सिस्टम पे। रिस्क क्या होता है कि तुम्हारा स्टॉप लॉस कितना है, ठीक है, तुम्हारा स्टॉप लॉस कितना है, और रिवॉर्ड क्या है कि तुम्हें कितना प्रॉफिट बुक करना है, ठीक है। तो स्टॉप लॉस बेसिकली एसएल एंड प्रॉफिट कहाँ पे, जहाँ पे तुम टारगेट बुक करने के लिए लगाए हो, ठीक है। तो ये दो कंपोनेंट हो गए अब हमारे। तो अगर तुम्हें ने कोई ट्रेड एग्जीक्यूट किया, सपोज करो वो 100 रुपये पे तुमने एनालाइज किया कि 100 रुपये पे मुझे बाई करना है और 110 रुपये का इसका टारगेट है, ठीक है। तो ये टारगेट है और ये तुम्हारा एंट्री प्राइस है, और तुम कह रहे हो कि क्या कहते हैं 95 पे इसका स्टॉप लॉस है, एसएल है। तो 1:2 का ये रिस्क एंड रिवॉर्ड हो गया कि मैं ठीक है। तो इसमें मैं क्या बोल रहा हूँ कि मैं 1 रुपया खोने के लिए तैयार हूँ और 2 रुपये प्रॉफिट बुक करने के लिए तैयार हूँ, ठीक है। तो अब इसमें ये मेरा एंट्री प्राइस है। अगर वो 5 रुपये खोने के लिए तैयार नहीं है तो उस केस में इस ट्रेड में एंट्री करना बेकार है उसके लिए, ठीक है। तो इस ट्रेड में वो एंट्री ना ही करे, तो ये इसका स्टॉप लॉस हो गया और ये उसका प्रॉफिट हो गया। तो अगर वो ये स्टॉप लॉस लेने के लिए तैयार नहीं है तो उस केस में एंट्री नहीं करना चाहिए उसको। तो रिस्क कैपेबिलिटी बहुत ज़्यादा मैटर करता है जब हम ट्रेड एग्जीक्यूशन के बारे में बात करते हैं, ठीक है। उसके बाद में आता है पीस ऑफ माइंड। जब तुम ट्रेड करने बैठ रहे हो, तुम्हारा माइंड किस तरीके से काम कर रहा है और तुम कितना पीसफुली डिसीजन ले पा रहे हो, तुम्हारे माइंड में कुछ और तो नहीं चल रहा है, डाइवर्जन तो नहीं है तुम्हारे माइंड में कोई, ठीक है। तो तुम्हारा जो माइंड है वो डाइवर्ट नहीं होना चाहिए। जो डिसीजन है जो कि तुम एनालाइज किए हो, यहाँ पे तुम टेक्निकल एनालिसिस में जो एनालाइज किए हो, तो वो डिसीजन तुम्हें आराम से लेना आना चाहिए। अगर एसएल है तो यू हैव टू टेक द एसएल, ओके, वहाँ एग्जिट होना है, ओके। तो अगर तुम्हारा पीस ऑफ माइंड नहीं है, तुम कुछ और सोच रहे हो, तो उस केस में क्या होगा, तुम डिसीजन ठीक से नहीं ले पाओगे। तो उसका कोई मतलब नहीं बनता है, क्योंकि तुमने एनालिसिस किया, तुम्हारे पास रिस्क कैपेबिलिटी भी है, लेकिन तुम ठीक से डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, तुम्हारे माइंड में कुछ फैमिली का चल रहा है, कुछ काम का चल रहा है, तो वो सब नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद में आता है ट्रेड मैनेजमेंट। अब ट्रेड मैनेजमेंट क्या है, देखो टेक्निकल एनालिसिस तुमने सीख ली, ठीक है, टेक्निकल एनालिसिस तुम्हें बहुत अच्छे से आ गया, अब टेक्निकल एनालिसिस के तुम मास्टर बन चुके हो। बट प्रॉब्लम यहाँ पे ये आ जाएगी अभी कि अगर तुम्हें ये नहीं पता है कि तुम्हें अगर ये नहीं पता है कि एंट्री किस पॉइंट पे करनी, क्योंकि देखो मार्केट की जो सिचुएशन होती है बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल होती है। आज मार्केट यहाँ पे क्लोज हुआ, ठीक है, सपोज करो आज मार्केट यहाँ पे क्लोज हुआ, अब हमने लगाया कि यहाँ पे मुझे एंट्री करनी है और यहाँ पे टारगेट है और यहाँ पे मेरा एसएल है, ठीक है। बट हुआ क्या, मार्केट ओपन ही यहाँ पे हुआ, मार्केट की ओपनिंग ही इसी पॉइंट पे हो रही है। तो अब उस केस में क्या करेंगे, अगर हम मार्केट की ओपनिंग यहाँ हो रही है तो हम तुरंत से एंट्री तो नहीं कर लेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो तुम्हें डिसीजन यहाँ पे बनाना पड़ेगा कि मैं एंट्री, क्योंकि अब ये डायरेक्ट ऊपर भी जा सकता है, यहाँ से हो सकता है थोड़ा नीचे आए तब ऊपर जाए, ठीक है। तो ये सारे जो ट्रेड डिसीजन होते हैं ना, ये एक्सपीरियंस से आते हैं कि तुम्हें एक्सपीरियंस कितना हो गया मार्केट में, तुमने कितना चार्ट्स ऑलरेडी देखे हैं कि हाँ मार्केट जब यहाँ पे खुलता है तो यहाँ पे खुलने के बाद में वो किस तरीके से बिहेव करता है, ठीक है। यहाँ पे खुलता है तो कई बार ऊपर ही चला जाता है, यहाँ पे खुलता है नीचे गिरता है उसके बाद ऊपर जाता है। तो ये सारी चीज़ें तुम्हें एक्सपीरियंस से आती हैं। तो तुम्हारा ट्रेड एग्जीक्यूशन किस लेवल का है, किस तरीके से तुम अपने ट्रेड्स एग्जीक्यूट कर रहे हो, कहाँ पे एंट्री करनी है। तो बेसिकली इसमें हम क्या डिसाइड करते हैं कि राइट एंट्री पॉइंट क्या था एंड राइट एग्जिट पॉइंट क्या है, ठीक है, और कितनी देर मुझे इसे होल्ड करना है। तो बेसिकली होल्ड करना है, या फिर क्या कहते हैं यहाँ पे अगर हल्का रिवर्सल आया, तो जैसे सपोज करो कि तुम अभी मार्केट चल रहा था, अभी यहाँ तुम्हारे टारगेट के पास आया, लेकिन उसके बाद एक बड़ा रेड कैंडल आ गया, ये वाला एक बड़ा रेड कैंडल आ गया,
तो क्या मुझे मार्केट में यहाँ पे रुके रहना है या फिर यहाँ पे मुझे एग्जिट कर जाना है। तो ये सारे डिसीजंस जो होते हैं वो ट्रेड मैनेजमेंट से आते हैं और इट टेक्स टाइम। ओके, तो अप्रोक्सीमेटली यू कैन टेक कि 2 to 3 ईयर्स का जब तुम्हें एक्सपीरियंस हो जाएगा तो यू विल बी मास्टर इन दिस स्किल की कहाँ पे अभी घुसना है, कहाँ पे निकलना है। ठीक है, तो ये बेसिकली 4 कंपोनेंट्स थे जो हम डिस्कस किए। पहला टेक्निकल एनालिसिस जो तुम्हें आनी चाहिए। टेक्निकल एनालिसिस में हम डिस्कस किए पहला एक प्राइस एक्शन टेक्निक और दूसरा इंडिकेटर बेस्ड टेक्निक। ठीक है, रिस्क कैपेबिलिटी में बेसिकली हाउ मच यू आर रेडी टू लूज। ठीक है, पीस ऑफ माइंड में हाउ बेटर यू कैन मेक द डिसीजंस। कोई डिस्ट्रैक्शन तो नहीं है बला बला। ठीक है, ट्रेड मैनेजमेंट हाउ टू एंटर, हाउ प्रॉपरली एंटर, एग्जिट एंड कितनी देर ट्रेड को होल्ड करना है। तो ये सारी चीज़ें आती हैं। अगर तुम ये चारों चीज़ें तुम्हें आती हैं तो उस केस में तुम एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकते हो। लेकिन अगर इसमें से तुम्हारा एक भी पॉइंट मिसिंग है, एक भी पॉइंट वीक है, तो उस केस में यू विल नॉट बी एबल टू डू अ गुड ट्रेडिंग। ओके, दैट इज़ फॉर श्योर। Okay, so this was it for like we call it 4 basic components. Okay, these are 4 basic components of a trader. ठीक है, तो ये वीडियो है। उसके बाद में और हम ऐसे काम की वीडियोस लाते रहेंगे कि क्या ज़रूरी होता है क्या ज़रूरी नहीं होता है। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।